हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम केपीएस पीआरटी का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीडीपी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ी यूनिट है कि लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की समझ। पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस। अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद, उनके निहितार्थ के विशेष संदर्भ में। द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, शिक्षण विधियों का विकल्प, कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ। कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके से है। इसमें ध्यान, धारणा, भाषा, सोच, स्मृति और तर्क में सुधार शामिल है। तो पहला पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा हैं। संज्ञानात्मक विकास चरणों के एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख चरणों का वर्णन किया है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जो जन्म से 2 साल का होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल का होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से अधिक। तो पहला पढ़ते हैं। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के लिए होता है। इस अवस्था के दौरान 2 वर्ष तक के बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इस अवस्था के दौरान वे चालन क्रिया विकसित करते हैं। वे अपने वातावरण और चीज़ें इनसे कैसे संबंधित हैं के बारे में सीखते हैं। वे यह भी सीखते हैं कि प्रयास और त्रुटि के माध्यम से समस्याओं को कैसे हल किया जाए। संवेदीगामक अवस्था में सीखे गए प्राथमिक ज्ञानों में से एक वस्तु स्थिरता है। वस्तु स्थिरता वह संकल्पना है कि यदि वस्तु समतल दृष्टि में मौजूद नहीं है तो भी वे उस स्थिति में लुप्त नहीं होती हैं। इस अवस्था को 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जो नीचे दिया गया है। पहला, प्रतिक्रिया 0 से 1 महीना। बच्चा चूसना और देखने जैसे जन्मजात क्रियाओं के माध्यम से शुद्ध रूप से वातावरण को समझता है। दूसरा है प्रारंभिक वृत्ति अनुक्रिया, 1 से 4 महीना। 1 और 4 महीने के बीच बच्चा अपने स्वयं की क्रिया पर कार्य करता है, जो उन कार्यों के लिए उत्तेजना के रूप में कार्य करता है जिसके लिए वह समान क्रिया के साथ प्रतिक्रिया देता है, और सभी क्रियाएं हमारे चारों ओर होती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, गौड़ वृत्ति अनुक्रिया, 4 से 8 महीना। बच्चा दुनिया भर अधिक केंद्रित हो जाता है और वातावरण में प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए एक क्रिया को जानबूझकर दोहराना शुरू कर देता है। उसके बाद है गौड़ अनुक्रियाओं का समन्वय, 8 से 12 महीना। जिज्ञासा की वस्तुओं पर विशिष्ट ध्यान विकसित करता है। अनुक्रियाएं अधिक समन्वय और जटिल हो जाती हैं। के बाद है तृतीय वृत्ति अनुक्रिया, 12 से 24 महीना। बच्चे के साथ इस उपावस्था के दौरान प्रयास और त्रुटि प्रयोग की अवधि शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक प्रतिनिधानात्मक सोच। बच्चे अंतिम संवेदी पेशी उस उप अवस्था में दुनिया में घटनाओं या वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों को विकसित करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक अधिगम के माध्यम से सीखते हैं। प्रतीकात्मक अधिगम भाषा विकास और अनुकरणशील या कल्पनाशील खेल के माध्यम से प्रेरित होता है। एक बच्चा निर्जीव वस्तुओं को मानवीय विशेषताएं दे सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे में आत्मकेंद्रित सोच होती है।
इसका अर्थ है कि उनमें किसी इनाम द्वारा प्रेरित किए बिना उनके स्वयं के दृष्टिकोण के बाहर देखने की क्षमता की कमी होती है। बच्चा यह भी समझने में सक्षम नहीं होता कि स्थितियों, कार्यों या मुद्दों को बदला जा सकता है या प्रतिवर्त किया जा सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष। इसमें वे नाटक करना शुरू कर देते हैं। अहं केंद्रवाद और जीववाद को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद है अंतर्ज्ञान 4 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा जिज्ञासु होने लगता है, काम की चीज़ों को जानने के लिए मौलिक तर्क का उपयोग करना चाहता है। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। इस अवस्था में बच्चा तर्क और मूर्त तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मात्रा निर्धारित करने और व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। उनकी आत्मकेंद्रित सोच कम हो जाती है। वे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संबंधपरक शब्दों को समझने और उनसे संबंधित होने में सक्षम होते हैं। समय, आकार, स्थान और दूरी जैसे संबंधपरक शब्द इस अवस्था में अधिक आसानी से समझे जाते हैं और अवधारणा बनाते हैं। विकसित होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है सकर्मकता है, जो एक क्रम में विभिन्न चीज़ों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता को संदर्भित करती है। उसके बाद है क्रमबद्धता। यह किसी भी विशेषता जैसे आकार, रंग या प्रकार के अनुसार वस्तुओं या स्थितियों को क्रमबद्ध करने की क्षमता को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए बच्चा मिश्रित सब्जियों को अपनी थाली को देख सकेगा और अंकुरित चीज़ों को छोड़कर सब कुछ खा सकेगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, संरक्षण। पियाजे की विकासात्मक उपलब्धियों में से एक है जिसमें बच्चा यह समझता है कि किसी पदार्थ या वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा, समग्र आयतन या द्रव्यमान नहीं बदलता है। उसके बाद है अगली अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11+ साल का। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करते हैं। वे निष्कर्ष निकालने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारों, अवधारणाओं पर विचार करने में सक्षम होते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। वे समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का प्रयोग करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का कौशल पूर्ण विकसित होता है। यह निष्कर्ष निकालने और समस्याओं को हल करने के लिए विचार के निम्नलिखित रूपों का आसान बनाता है। निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित स्थिति। पियाजे के पेंडुलम की समस्या ने किशोरों की काल्पनिक निगमनात्मक तर्क का चित्रित किया। जानकारी के संगठन के माध्यम से समस्या समाधान, सूचना, विचार और राय से निष्कर्ष निकालना, सूचित राय बनाने की क्षमता। द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के चरण। पहला है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 साल। इस अवस्था में शिशु अपने इंद्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों का उपयोग करके दुनिया को बोध का निर्माण करते हैं। वस्तु अस्थायित्व का विकास इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। वस्तु अस्थायित्व किसमें आता है? संवेदी पेशी अवस्था में। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। बच्चों में स्मृति, जिज्ञासा और कल्पना का विकास होता है। वे चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से सक्षम होते हैं। घर घर खेलना, चाय पार्टी करना। सोचने में अहंकारिता होती है और दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। अपने स्वयं के विचारों और दूसरे के विचारों के बीच अंतर करने की क्षमता। बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या, द्रव्यमान आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष से अधिक। अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन, यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहां मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है। अमूर्त रूप से सोचने, बहुसंज्ञान और समस्या को समाधान करने की क्षमता। पियाजे ने जिन कारकों को संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक माना है वे हैं निम्नलिखित हैं। पहला है स्कीमा। पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक रूप कहा है।
एक स्कीमा को विश्व के जुड़े हुए मानसिक अभ्यावेदन के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम स्थितियों को समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए करते हैं। दूसरा है एडाप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। क्या हुआ? कुछ भूले हो क्या? वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्या मोजा? चलो गुड नाइट। नेक्स्ट है एडाप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। जैसे मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, वैसे ही उनका चिंतन भी उन परिवर्तनों के अनुकूल होता है जो वे अनुभव करते हैं। अनुकूलन में दो बुनियादी प्रक्रियाएं, समावेश और समायोजन शामिल हैं। आत्मसात्करण यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मौजूदा योजनाओं या संरचनाओं में क्षेत्र में नई वस्तुओं और घटनाओं को समझा या शामिल किया जाता है। दूसरा है एकोमोडेशन, समायोजन। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी नई वस्तु या घटना को सीधे पकड़ने या आत्मसात करने के प्रतिरोध को पूरा करने के लिए मौजूदा योजनाओं या संरचना को संशोधित किया जाता है। तीसरा है संतुलन। आत्मसात और सामंजस्य की प्रक्रियाओं द्वारा आने वाली संज्ञानात्मक स्थिरता या संतुलन प्राप्त संतुलन है। नेक्स्ट है जैविक परिपक्वता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के वर्गीकरण का आधार परिपक्वता है। यह संज्ञानात्मक विकास के लिए जैविक आधार के रूप में कार्य करता है। जैक्सन का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास के अगले चरण में जाने के लिए अनुभव के साथ अंतःक्रिया करने वाली कुछ हद तक परिपक्वता आवश्यक है। नेक्स्ट है भौतिक अनुभव। यह स्वीकार किया जाता है कि वस्तुओं के संबंध के बिना ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। पर्यावरण के भीतर एक व्यक्ति पर्यावरण में वस्तुओं के निष्क्रिय रूप से नकल करके नहीं, बल्कि उन पर कार्य करके ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा वस्तुओं के अवधारणात्मक गुणों से सीखता है तो उनके वजन, दोहन के रंग को ध्यान में रखते हुए यह भौतिक अनुभव या प्रत्यक्ष जानकारी है। तो चलते हैं नेक्स्ट थियरी पे, जो कि है ले वाइगोत्स्की की थियरी है, सोशियो कल्चरल थियरी। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं के रूप में जाना जाता है। उनका मानना था कि बच्चों को समाज और संस्कृति बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के वाइगोत्स्की सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बच्चे जो कौशल पहले सीखते हैं वे दूसरों के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित होते हैं और वे फिर उस जानकारी को प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग अपने भीतर करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले तीन मुख्य कारक हैं और ये हैं सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। पहला है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं, उदाहरण सहकर्मी समूह, परिवार के सदस्य आदि। दूसरा है कल्चर, संस्कृति। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। तीसरा है लैंग्वेज, संस्कृति। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। वाइगोत्स्की ने भी सीखने के दौरान छात्रों को तीन बुनियादी जरूरतों को प्रस्ताव रखा। ये है निम्न है। पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यह एक व्यक्ति के वास्तविक विकास के स्तर के बीच की खाई है।
जो स्वतंत्र समस्या को हल करने के द्वारा निर्धारित की जाती है, और संभावित विकास के स्तर को वयस्क के मार्गदर्शन में या अधिक सक्षम साथियों के साथ समस्या समाधान के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इसमें ढांचा निर्माण भी शामिल है। उसके बाद है नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। पाड़, जिसे पाड़ कहते हैं, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया शब्द पाड़ है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शिक्षकों, परिवार, दोस्तों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में स्थायी मदद दी जाए। उसके बाद है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। वाइगोत्स्की ने दूसरों से अधिक जानकार अन्य को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसके पास सीखने वाले की तुलना में खासकर किसी विशिष्ट कार्य, अवधारणा या प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर समझ या उच्च क्षमता स्तर है। MKO शिक्षक, माता पिता, अनुशिक्षक और यहाँ तक के साथी भी हो सकते हैं। उसके बाद है 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के 3 चरण। अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव रखा, जो एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान आगे बढ़ता है। ये चरण निम्नलिखित हैं। पहला है एक्सटर्नल सोशल स्पीच, दूसरा है प्राइवेट स्पीच, निजी वाक, तीसरा है इनर स्पीच, आंतरिक वाक, सोशल स्पीच। यह खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चे के बाहरी संचार को संदर्भित करता है। निजी वाक है, यह आंतरिक संचार को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। नेक्स्ट है आंतरिक वाक। यह तब उत्पन्न हुआ जब निजी वाक भूमिगत हो या मौन आंतरिक वाक में बदल गया। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की भूमिका। यह सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क एक प्राथमिक कारण है और यह शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की भाषा पर वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण। लेव वाइगोत्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि वाणी का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधि है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। पियाजे के अनुसार एक विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट थियरी है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम सेमूर ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के साथ साथ इतिहास और शिक्षा के सामान्य दर्शन में योगदान दिया है। लर्निंग मोड्स हैं इनके कुछ, इनएक्टिव हो गया, आइकोनिक हो गया, सिंबॉलिक हो गया। उन्होंने संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरणों की पहचान की है, जिसमें शामिल है इनएक्टिव स्टेज। पहला है सक्रिय अवस्था, यह क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। दूसरा है करके सीखना, मुख्य सिद्धांत है। वे शारीरिक क्रियाओं और स्मृतियों में चीज़ों को संग्रह करके सीखते हैं। दूसरा है आइकोनिक स्टेज, प्रतिष्ठित चरण, यह छवियों के दृश्य संक्षेप को संदर्भित करता है। उसके बाद है शिक्षार्थी संवेदी चित्रों को संग्रहित करता है जो दृश्यात्मक है। तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज, प्रतीकात्मक चरण, यह अनुभवों का वर्णन करने के लिए शब्दों और अन्य प्रतीकों के उपयोग को संदर्भित करता है। अनुभव स्मृति में प्रतीकों यानी भाषा के रूप में संचित रहता है। ब्रूनर ने महसूस किया कि अभ्यर्थी के निर्देश को अनुक्रमित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि अभ्यर्थी बौद्धिक विकास के 3 प्रमुख अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहला है इनएक्टिव स्टेज, सक्रिय अवस्था, सीखना प्रकृति में मूर्त है। अभ्यर्थी को उनके बारे में जानने के लिए वस्तुओं में हेरफेर करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद है प्रतिष्ठित अवस्था, अनुभवों और वस्तुओं को मूर्त छवियों के रूप में दर्शाया जाता है। मॉडल प्रदर्शन और चित्रों के माध्यम से सीख सकते हैं। तीसरा है सिंबॉलिक, बच्चे प्रतीकों के साथ अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रूनर द्वारा दी गई प्रमुख अवधारणाएं। पहला है डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण अधिगम।
अन्वेषण अधिगम की शुरुआत जेरोम ब्रूनर ने की थी। इसे शिक्षा के लिए एक रचनावादी का आधारित दृष्टिकोण माना जाता है। इसे समस्या आधारित अधिगम और अनुभवात्मक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। अन्वेषण अधिगम पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को नए अनुभव और ज्ञान बनाने के लिए पिछले अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थियों को अपने अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वे नए ज्ञान की तलाश करते हैं और ऐसे संबंध बनाते हैं जो नए तथ्यों और सत्यों की ओर ले जाते हैं। ब्रूनर ने एक अधिगम की विधि की शुरुआत की जिसे अन्वेषण अधिगम कहा जाता है। दूसरा है स्पाइरल कुरिकुलम, चक्री पाठ चर्चा। उन्होंने चक्री पाठ चर्चा को अवधारणा विकसित की। ब्रूनर के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण करता है। इसलिए पाठ्यक्रम को एक चक्री तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि छात्र जो पहले से सीख चुके हैं उसका पर निर्माण कर सकें। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एक निर्देशात्मक नीति है जो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। समप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत पर निर्मित समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संरचित पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देता है। समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एक निर्देशात्मक निधि है जो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। समप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत पर निर्मित समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संरचित पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग, अधिगम का स्वरूप। तो अधिगम एक व्यापक शब्द है। अधिगम जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर भी जो भी क्रियाएं करता है वह अपनी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया को अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। मानक व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता रहता है। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं। अधिगम प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी समयों और स्थानों में तथा सभी जीवों के द्वारा घटित रहती है। जहाँ प्राणी है, स्थान है व समय है, वहाँ अधिगम की प्रक्रिया अवश्य होगी। प्राणी प्रत्येक समय कुछ न कुछ क्रिया करता ही रहता है। दूसरा है अधिगम परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे बालक में परिवर्तन परिलक्षित होंगे। अधिगम द्वारा परिवर्तन और पुनर्परिवर्तन की श्रृंखला चलती रहती है जिससे बालक परिवर्तनों का परिणाम बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम विकास है। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि विकास अधिगम का पर्याय बन जाता है। वैसे भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि प्रगतिशील परिवर्तन और संशोधन के रूप में बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है जो अधिगम की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। विकास के रूप में अधिगम दृष्टिगोचर होता है। अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजन पूर्वक ही अधिगम का लक्ष्य होता है। प्रयोजन अधिगम का लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं का दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट है अधिगम निरंतर है। अधिगम किसी आयु तक सीमित नहीं रहता और न ही किसी काल विशेष तक सीमित रहता है, अपितु यह सतत आजीवन चलता रहता है। अधिगम रचनात्मक है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह कुछ रचनात्मक कार्य करे। इस प्रकार के कार्य को करना अधिगम है जिसे वह विचारों एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। रचनात्मकता व्यक्ति को स्वक्रिया के द्वारा अधिगम की ओर उन्मुख करती है। लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस। अधिगम उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य एक संबंध है। किसी उत्तेजना के साथ सही अथवा वांछित अनुक्रिया का संबंध स्थापित करना ही अधिगम है। इसी बात के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अध्ययन में संबंधवाद की प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट 8वां है अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। मनुष्य जो कुछ सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक होता है। अंततः अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है।
वह ज्ञान संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है तथा क्रियाओं को करने हेतु दक्षताओं को भी संकलित करता है। 9th है अधिगम स्थानांतरणीय है। एक प्रकार की परिस्थितियों में सीखे गए कौशलों अथवा समस्या के समाधानों का उपयोग व्यक्ति मिलती जुलती दूसरी परिस्थितियों में कर लेता है, अर्थात अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार अधिगम स्थानांतरणीय है। लर्निंग इज अ प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीव वातावरण के मध्य चलती रहती है। यह प्रक्रिया उत्तेजक अनुक्रिया की दशाओं में आवश्यकता की पूर्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, समायोजन में सफलता की प्राप्ति, व्यावहारिक परिवर्तन तथा सही व्यवहारों के अस्थायीकरण में दिखाई देती है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में 4 प्रमुख चरण होते हैं। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 चरण हैं। पहला है नीड और पर्पस, आवश्यकता अथवा प्रयोजन। अधिगम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आवश्यकता अथवा प्रयोजन या प्रेरक उत्पन्न होती है। आवश्यकता वह शारीरिक शक्ति है जो शक्ति को उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील बना देती है। दूसरा है गोल लक्ष्य। आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी होती है जो व्यक्ति को एक लक्ष्य प्राप्त कर देने तक क्रियाशील बनाए रखती है। लक्ष्य बोध के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होती है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, समायोजन। व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करता है। वह बाधा भेदने के लिए अनेक प्रयास करता है, जिसमें बाधा भेद कर लक्ष्य प्राप्त कराने वाले प्रयास सफल प्रयास कहलाते हैं, शेष असफल प्रयास। उसके बाद है परिवर्तन। अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जो पहले के व्यवहार से भिन्न होता है या पहले से उसके व्यवहार में नहीं होता। यह परिवर्तन स्थायी होकर व्यक्ति के अर्जित व्यवहार का एक भाग बन जाता है। यद्यपि इसमें भी परिवर्तन संभावित होता है, इसे पुनर्बलन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट थियरी है हमारा पावलोव की कंडीशन थियरी, पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन I.P. पावलोव 1849 से 1936 में किया। वह रूस का निवासी एवं प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक था। उसे 1904 में पाचन प्रक्रिया पर किए गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसने 2 पुस्तकें तथा प्रकाशित कराईं। पावलोव द्वारा किए गए कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत का नाम दिया गया। पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय प्रयोग। पावलोव ने अपना प्रयोग एक प्रयोगशाला में एक कुत्ते पर किया। इस परीक्षण में एक कुत्ते को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगती थी। भोजन की प्रस्तुति एक स्वाभाविक उत्तेजक और इस उत्तेजक से लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया थी। पावलोव ने दूसरे समय में घंटी बजाई जो एक अस्वाभाविक उत्तेजक और इस उत्तेजना से कुत्ते को चौकन्न होना, कान खड़ा करना आदि अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। इसके पश्चात पावलोव ने भोजन की प्रस्तुति और घंटी की आवाज़ एक साथ की, अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक एक साथ प्रस्तुत किए गए, जिससे अनुक्रिया के रूप में कुत्ते ने लार टपकाई। यह दोनों उत्तेजकों की एक अनुक्रिया थी। वह क्रम पावलोव ने प्रयोगशाला में कई बार दोहराया, जिसके द्वारा भोजन और घंटी अथवा स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक संबंध प्रत्यावर्तित अथवा अनुकूलित हो गई। अब तीसरे चरण में पावलोव ने केवल घंटी की आवाज़ की, अर्थात केवल अस्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत नहीं किया, भोजन प्रस्तुत नहीं किया, तो भी कुत्ते ने लार टपका दी। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि भोजन रूपी उत्तेजक घंटी रूपी उत्तेजक में स्थानापन्न हो गई। यही स्थानापन्न अधिगम है जिसे पावलोव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नाम दिया। आज के मनोवैज्ञानिकों ने पावलोव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन को शास्त्रीय अनुकूलन की संज्ञा दी। पावलोव के प्रयोग के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। UCS भोजन इक्वल टू UCR लार, CS प्लस UCS इक्वल टू UCR। तीसरा है CS घंटी और CR लार। तो विलोपन, पावलोव ने अपने आगे के प्रयोगों में अनुकूलित तथा अनानुकूलित उत्तेजनाओं को काल समीप के आधार पर एक साथ प्रस्तुत करना बंद कर दिया, अर्थात केवल घंटी बजाई जाती थी और भोजन नहीं प्रस्तुत किया जाता था।
जिससे कुछ दिनों के पश्चात घंटी की ध्वनि पर कुत्ते ने लार टपकाना बंद कर दिया। इसे पावलोव ने विलोपन प्रक्रिया की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है तत्कालीन पुनः प्राप्ति। विलोपन संबंधी प्रयोगों के निरीक्षणों में देखा गया कि अनुकूल पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि अनुकूलित प्रक्रिया में प्रतिरोधन क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्गन एवं किंग के अनुसार विलोपन अनुकूलन द्वारा अधिग्रहित अनुक्रिया का प्रतिरोधन करने की अधिगम प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब कुछ दिनों तक भोजन और घंटी ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत नहीं किए गए तो यह देखा गया कि केवल घंटी की ध्वनि पर कुत्ते का लार स्राव बंद हो जाता है। यह क्रिया विलोपन है। किंतु पुनः भोजन और घंटी ध्वनि को काल समीप में प्रस्तुत करने पर कुत्ते ने केवल घंटी की ध्वनि होने पर लार टपकाना प्रारंभ कर दिया। यह क्रिया तात्कालिक पुनः प्राप्ति है। नेक्स्ट है प्रतिरोधन। प्रतिरोधन अनुकूलन स्थापित करने की क्रिया में वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अन्य उत्तेजना अनुकूलित अनुक्रिया में प्रतिरोध उत्पन्न कर दे। प्रतिरोधन दो कारणों से हो सकता है। पहला है आंतरिक कारण, जिसमें कोई आंतरिक प्रतिरोधक तत्व क्रियाशील होता है, तथा बी है बाह्य कारण, जिसमें वातावरण का बाहरी कोई प्रतिरोधक तत्व क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित उत्तेजना से मिलती जुलती उत्तेजना उसी के समान प्रतीत होती हैं। उदाहरणार्थ, यदि कुत्ता घंटी की ध्वनि पर लार टपकाना सीख गया है तो वह मेट्रोनोम की ध्वनि पर भी लार टपकाता है, क्योंकि घंटी और मेट्रोनोम की ध्वनि मिलती जुलती है। नेक्स्ट है पुनर्बलन। अनुकूलन प्रक्रिया और विलोपन प्रक्रिया में जो अंतर है वह घंटी की ध्वनि के बाद अनुकूलित उत्तेजक भोजन को प्रस्तुत करने का है। इस अंतर से स्पष्ट होता है कि साहचर्य दृढ़ सबल हो रहा है या दुर्बल। अनुकूलित अनुक्रिया को बनाने के लिए पुनर्बलन का होना आवश्यक है। पावलोव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत का निर्माण हुआ। मनोवैज्ञानिक स्किनर और हल महोदय ने अधिगम के इसी पक्ष पर जोर दिया है, इसलिए उनके सिद्धांतों को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा गया है। इसी प्रकार व्यक्ति अनुकूलित प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा अधिगम करते हैं। बालकों में भय, घृणा, प्रेम तथा आदकों का कारण यह संबंधीकरण होता है। उदाहरणार्थ, बालक का अंधेरे या जानवर से भयभीत होना स्वाभाविक नहीं है, बल्कि अस्वाभाविक उत्तेजकों से संबंधित या अनुकूलित होने के कारण है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने एक शिशु पर यह परीक्षण किया जो जानवरों से नहीं डरता था और खरगोश के साथ खेलने से बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन जब वह खरगोश के साथ खेल रहा था तो एक डराने वाली ध्वनि की गई। इससे बालक डर गया। इस ध्वनि को जब वह खरगोश के साथ खेलता था तो कई बार दोहराया गया। कुछ दिन के पश्चात वह खरगोश को देखकर उस समय भी डरने लगा जबकि डरावनी ध्वनि नहीं की जाती थी। शिक्षा शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत की उपयोगिता एवं महत्व। बालकों की शिक्षा में संबंधीकरण की प्रक्रिया द्वारा अधिक लाभ उठाया जा सकता है। बाल्यावस्था में बहुत सी क्रियाएं किसी विशेष वस्तु से संबंधित हो जाती हैं और बड़े होने पर भी वह रहती हैं। उदाहरणार्थ, यदि बालक में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी कारणवश अरुचि, घृणा या भय उत्पन्न हो जाता है तो बड़े होने पर भी बालक उस प्रकार की वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। बालकों को सदैव अच्छी बातें सिखाने के लिए संबंधीकरण का प्रयोग सतर्कता से करना चाहिए। यह विधि बुरी आदतों के निवारण, आचरण तथा व्यवहार बदलने में सहायक करती है। इस विधि की सहायता से भय संबंधित मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। अनुशासन स्थापित करने के दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत इसी विधि पर आधारित हैं। यह विधि बालकों के सामाजिकरण में तथा वातावरण में समायोजन करने में सहायता देती है। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। B.F. स्किनर, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर किए गए प्रयोगों ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अधिगम की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो क्रियात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अधिगम के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यवहार को उसके सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों के माध्यम से बनाए रखा या बदला जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई व्यवहार होता है और उसके बाद पुनर्बलन होता है तो भविष्य में उसके फिर से होने की संभावना अधिक होती है।
स्किनर के एसआर सिद्धांत के पुनर्बलन प्रमुख तत्व हैं। एक पुनर्बलन वह है जो वांछित प्रक्रिया को मजबूत करता है। यह एक पुरस्कार, मौखिक प्रशंसा, अच्छा ग्रेड आदि हो सकता है। इस सिद्धांत में नकारात्मक पुनर्बलन भी शामिल है। कोई भी उद्दीपक जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया की आवृत्ति में वृद्धि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जो क्रिया प्रसूत व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके आधार पर अनुबंधन दो प्रकार का होता है, जो कि टाइप एस और टाइप आर है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जो क्रिया प्रसूत व्यवहार को प्रभावित करती है। टाइप आर अनुबंधन में संचालक व्यवहारक शामिल है और प्रतिक्रिया पर जोर दिया जाता है। टाइप आर अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। अपने शास्त्रीय प्रयोग में स्किनर ने पिंजरे में एक भूखा चूहा रखा था। एक हत्था था जिसे दबाए जाने के बाद चूहे को भोजन की एक गोली पहुंचाने के लिए एक युक्ति जारी की गई थी। प्रारंभ में चूहा चलने, सूंघने और खरोचने जैसे कई यादृच्छिक क्रियाओं में लगा हुआ था। इनमें से किसी ने भी भोजन प्राप्त करने में मदद नहीं मिली। किसी समय चूहा गलती से हत्थे से टकरा गया और खाना पहुंच गया। बेशक भूखे चूहे के लिए यह एक बड़ा पुरस्कार था। स्किनर ने के अन्य प्रसिद्ध प्रयोग में एक कबूतर लाल गेंद को चोंच मारता था और भोजन प्राप्त करता था। भोजन के कारण कबूतर एक ही गेंद को बार बार चोंच मार सकता है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। सुदृढ़ीकरण, पर्यावरण से प्रतिक्रियाएं जो व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाती हैं। जब भी आप किसी व्यवहार के समय के साथ निरंतर या बढ़ते हुए देखते हैं तो आप मान सकते हैं कि उस व्यवहार के परिणाम व्यक्ति के लिए पुष्टिकारक हैं। सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के निम्नानुसार आरेखित की जा सकती है। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन। एक व्यवहार जो अतीत में सकारात्मक परिणाम या वांछनीय परिणाम से जुड़ा है, व्यवहार के फिर से होने की संभावना को बढ़ा देगा। इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, चूहे ने भोजन के साथ पुरस्कृत किया जब उसने लीवर बटन दबाया। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। यदि किसी कार्य के कारण अवांछनीय परिणाम से बचा जाए तो अधिगम भी हो सकता है। इसे नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। इसका प्रयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किया जाता है। उदाहरण, रिटेल को लीवर दबाकर बिजली के झटके मिलते हैं, बटन। तीसरा है पनिशमेंट, दंड। सकारात्मक दंड तब होता है जब बच्चे को कुछ कार्रवाई से बचने के लिए दंडित किया जाता है। उसके बाद है नेगेटिव पनिशमेंट। नकारात्मक दंड तब होता है जब एक बच्चे को कुछ व्यवहार से बचने के लिए अनदेखा किया जाता है। उसके बाद है शेपिंग, आकृतिकरण। ऐसी प्रक्रिया में उन प्रतिक्रियाओं पर पुनर्बलन लागू किया जाता है जो वांछित व्यवहार के अधिक निकट होते जा रहे हैं। आकार देने से तात्पर्य व्यवहार के क्रमिक गठन से है। यह जटिल व्यवहार सिखाने की स्तर विधि है। यह सामान्य तौर पर मानसिक रूप से मंद लोगों को कौशल सिखाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, सुदृढ़ीकरण अनुसूची। आंशिक सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम। मुख्य प्रकार सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम उस समय पर निर्भर करते हैं जिस पर सुदृढ़ीकरण दिया जाना है या प्रतिक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण का दर संख्या दी जाती है। पहला है निश्चित अनुपात अनुसूची, FR। यह एक विशेष संख्या में प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है जो सुदृढ़ीकरण दिए जाने से पहले की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, हर चौथी प्रतिक्रिया या हर तीसरी प्रतिक्रिया के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है। यह अनुसूची प्रतिक्रिया को उच्च दर की ओर ले जाती है और अपेक्षाकृत स्थिर दर पर होती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, FI। समय के एक निश्चित अंतराल के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है, चाहे दिए गए प्रतिक्रियाओं की संख्या कुछ भी हो। इस तरह के अनुसूची के प्रदर्शन अपेक्षाकृत भिन्न होता है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची। सुदृढ़ीकरण समय के विविध अंतराल के बाद दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार के अंतराल के बाद और फिर दूसरे अंतराल के बाद और इसी तरह दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 4:100 अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है, यानी यह पहली प्रतिक्रिया के बाद दिया जा सकता है, फिर 3 प्रतिक्रियाओं के बाद, फिर 5 प्रतिक्रियाओं के बाद और इसी तरह। इसलिए सुदृढ़ीकरण से पहले
प्रतिक्रियाओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है। इस तरह के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के प्रतिक्रिया की उच्च और स्थिर दर होती है। नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग, क्रमादेशित अधिगम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीएफ स्किनर द्वारा पशुओं पर प्राथमिक अध्ययनों के आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विकसित किया प्रसूत अधिगम या अनुबंधन के सिद्धांतों से क्रमादेशित अधिगम शब्द दिया गया है। इस अवधारणा का उपयोग स्व-शिक्षण सामग्री या क्रमादेशित अधिगम और शिक्षण मशीनों के विकास के लिए किया जाता है। बीएफ स्किनर और उनके साथियों ने 1943 में पहली बार क्रमादेशित अधिगम की शुरुआत की थी। प्रोग्राम लर्निंग का अर्थ क्रमादेशित निर्देश उस सामग्री की व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिसे क्रमबद्ध चरणों की एक श्रृंखला में सीखा जा सकता है जो ज्ञात से अज्ञात है। क्रमबद्ध अधिगम प्रत्येक स्वीकार छात्र के व्यवहार पर एक औसत दर्जे का और सुसंगत प्रभाव पैदा करने के लिए निर्देशात्मक घटनाओं के एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य अनुक्रम बनाने की एक विधि है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रायल एंड एरर, त्रुटियों प्रयास। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में प्रसिद्ध संबंधवाद का प्रतिपादन किया। अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधवाद का तात्पर्य है उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध बनाना। संबंधवाद में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया में संयोग स्थापित होता है। इनका संकेत रूप में USR की थ्योरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अनुबंधनों के आधार पर अधिगम के नियमों को थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में उसने अपने शैक्षिक क्षेत्र में इस सिद्धांत का व्यापक उल्लेख किया है। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन स्थापित हो जाना ही अधिगम है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। यह सिद्धांत साक्षर सिद्धांत का ही एक रूप है। थॉर्नडाइक का एक प्रयोग। थॉर्नडाइक का शास्त्रीय प्रयोग एक बिल्ली को एक पिंजरा, जिसे पहले पेटी कहा गया है, में रखकर किया गया। यह एक सरल प्रयोग था। पिंजरा इस प्रकार बनाया गया था कि एक डोरी के खींचने या एक बटन के दबाने से पिंजरा का दरवाजा खुल जाता था। पिंजरा के बाहर मछली रखी गई थी। एक भूखी बिल्ली को पिंजरा में रखा तो वह मछली को देख उसे पाने के लिए उसने कई ऐसे प्रयास किए जिससे कि वह बाहर आकर मछली खा सके। बाहर निकलने के प्रयास में बिल्ली ने कई व्यवहार किए, जैसे उछल कूद, पंजे चलाना, इधर उधर घूमना, छपटाना आदि। इस उछल कूद में अचानक किसी प्रकार बिल्ली का पंजा डोरी पर पड़ गया और पिंजरा का दरवाजा खुल गया। बिल्ली बाहर निकल अपनी भूख मिटाने में सफल हो गई। थॉर्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरा में बंद कर दिया। बिल्ली पुनः मछली खाने के लिए बाहर आने का प्रयास करने लगी, किंतु इस बार उसने पहले की अपेक्षा कम उछल कूद करते हुए और कम समय में डोरी खींचकर बाहर आने में असफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार के प्रयोग के कई क्रम में थॉर्नडाइक ने यह देखा कि अगले क्रमों में बिल्ली के निरर्थक प्रयास कम होते गए और कम समय में वह को बाहर निकलने और मछली खाने में सफल होने लगी। त्रुटियां कम होती गईं। एक बार यह देखा गया कि बिल्ली को पिंजरा में रखते ही बिल्ली ने बिना त्रुटि किए डोरी खींची और बाहर आ गई और मछली खा गई। प्रयोग के निरीक्षणों से थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया के साथ संबंध का प्रत्यक्ष निर्माण कर बिल्ली ने पिंजरा से बाहर निकलना सीख लिया है। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला विधि द्वारा पशुओं पर परीक्षण करके अधिगम के नियमों की खोज की है, किंतु अधिगम के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय थॉर्नडाइक को ही है। अधिगम के मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 नियम बताए हैं। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इस नियम का अर्थ है कि जब अधिगम करने वाला अधिगामी अधिगम के लिए तत्पर या तैयार रहता है तभी अधिगम कर सकता है, अन्यथा नहीं।
अधिगम के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। बालक को शिक्षा देते समय शिक्षक को सर्वप्रथम अधिगम के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि बालक में रुचि और जिज्ञासा जागृत हो सके और वह अधिगम के लिए तैयार हो जाए। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यह बताता है कि परिस्थिति में सही अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए उस अनुक्रिया को बार बार दोहराया जाए। जिस अधिगम क्रिया की हम कई बार पुनरावृत्ति करते हैं उसे हम शीघ्र ही अधिगम कर लेते हैं। अभ्यास से अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है। अभ्यास के नियम के दो रूप हैं। उपयोग का नियम, जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है वह सरलतापूर्वक शीघ्र सीख लिया जाता है। कविता याद करने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ता है। इस प्रकार साइकिल चलाना सीखने के लिए बालक को अनेक बार प्रयास करने पड़ते हैं। वह गिरता भी है, चोट भी खाता है। अंत में अभ्यास के द्वारा वह बिना गिरे साइकिल चलाने लगता है। चित्रकारी, टाइप करना, संगीत सीखना, कोई खेल खेलना आदि को अभ्यास और उपयोग करके ही सीखा जा सकता है। दूसरा है अनुपयोग का नियम। यह नियम उपयोग के नियम के विपरीत है। यदि सीखे हुए कार्य का अभ्यास या उपयोग नहीं किया जाता है जो व्यक्ति उसे भूल जाता है। उदाहरणार्थ, गाने और बजाने का अभ्यास छोड़ देने पर व्यक्ति नहीं गा बजा सकता। खिलाड़ी बहुत दिनों बाद यदि खेल के मैदान में खेलने जाता है तो वह ठीक से खेल नहीं पाता। इसी को अनुपयोग का नियम कहते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम। इस नियम का संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। जिस कार्य को पूरा करने के उपरांत हमें संतोष या सुख मिलता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं। शिक्षा में पुरस्कार और दंड देने का नियम इसी ओर संकेत करता है। जिस कार्य को करने से बालक को पुरस्कार मिलता है उसे वह बार बार करना चाहता है, किंतु जिस कार्य को करने के लिए दंड मिलता है उसे वह नहीं करना चाहता, अतः उसे वह नहीं सीखता। अधिगम के गौड़ नियम। अधिगम तीन प्रमुख अधिगम नियमों के अतिरिक्त थार्नडाइक ने अधिगम के 5 गौड़ नियम भी प्रतिपादित किए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। थार्नडाइक के अनुसार जब कोई उद्दीपक जीव को उत्तेजित करता है तो संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वह अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। अर्थात सही अनुक्रिया के पूर्व बहु अनुक्रियाएं होती हैं, जिनमें से प्रायः अनेक अनुक्रियाएं निरर्थक भी रहती हैं। किंतु यदि अनुक्रियाएं बहुरूपी न हों तो अधिगम सही अनुक्रिया करना नहीं सीख सकता। दूसरा है लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम। अधिगम में मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अनुकूल मनोवृत्ति आती है यदि अधिगमी में अधिगम क्रिया के प्रति उपेक्षित मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का अभाव है तो वह अधिगम नहीं कर सकता, शिक्षण चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। अतः इस नियम के अनुसार यह आवश्यक है कि शिक्षण क्रिया से पूर्व बालक को मानसिक रूप से पहले तैयार किया जाए। नेक्स्ट है तत्वों की पुरुषार्थकता का नियम। इस नियम को चयनकारी अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम से का तात्पर्य यह है कि अधिगमी समस्याजनक परिस्थिति के सभी तत्वों को प्रति अनुक्रिया न कर कुछ चुने हुए तत्वों के प्रति अनुक्रिया करने में समर्थ रहता है। जिस स्थिति के प्रति अधिगमी अनुक्रिया करने में समर्थ होता है उसे समर्थता का तत्व कहते हैं, जो अधिगमी में पहले से विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया के नियम का तात्पर्य यह है कि अनुक्रिया दो परिस्थितियों की समानता अथवा सादृश्यता के आधार पर होती है। जब किसी ज्ञान या अनुभव को अच्छी तरह से धारण कर लिया जाता है या उसका आत्मसात कर लिया जाता है तो किसी दूसरी या नवीन अधिगम परिस्थितियों में उसका सरलता से अंतरण किया जा सकता है। इसलिए इस नियम को आत्मीकरण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। नेक्स्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। थार्नडाइक के साहचर्य परिवर्तन के नियम से यह अभिप्राय है कि अधिगामी की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तित होता है। यह पूर्व तथा पश्चात की परिस्थिति के रूप में होता है जिनमें समानता होती है। यदि नवीन ज्ञान को प्रदान करते समय वही परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं जो अभिप्राय को पूर्व ज्ञान प्रदान करते समय विद्यमान थी तो अधिगामी पूर्वानुसार ही अनुक्रिया करेगा। पूर्व एवं नवीन परिस्थितियों में इस प्रकार की सहचारी समानता स्थापित करना ही साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। अतः जहाँ तक हो सके अधिगम से पूर्व सहचारी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अधिगामी ज्ञान का स्थान परिवर्तन कर सके।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे किस तरह से परिवेश और संज्ञानात्मक कारकों से सीखते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक बच्चा दूसरों की नकल और प्रतिरूप कर देखकर प्रभावित होता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। वे दूसरों का निरीक्षण करते हैं और अपने व्यवहार का अनुकरण करते हैं। अधिगम के इस रूप को मॉडलिंग प्रतिरूपण कहा जाता है। अवलोकन अधिगम में पर्यवेक्षक प्रतिमान के व्यवहार को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रदर्शन प्रतिमान के व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित करने से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इस पर बल दिया गया है कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में 4 चरण क्रमशः शामिल हैं। पहला है अटेंशन, ध्यान। यह सीखने के क्रम में अवलोकन करने के लिए मॉडल पर ध्यान देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। दूसरा है प्रतिधारण, रिटेंशन। यह बाद में उपयोग के लिए सीखी गई गतिविधियों को दोहराने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तीसरा है पुनरुत्पादन। यह सीखने की क्रिया को करने या पुनः पेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। यह शिक्षार्थियों को प्रक्षेत्रात्मक अधिगम को दोहराने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। एल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडाल बिहेवियर स्टडी ऑफ अग्रेशन नामक एक प्रयोग का निर्माण किया। इस प्रयोग में बंडूरा बच्चों के एक समूह को हिंसक और आक्रामक कार्यों की विशेषता वाले एक वीडियो से अवगत कराया। प्रयोग के लिए बंडूरा ने अपने छात्रों में एक फिल्म बनाई। एक युवा महिला एक बोबो गुड़िया की पिटाई कर रही थी। बोबो गुड़िया एक फुलाए जाने योग्य अंडे के आकार का गुब्बारा पारी है, जिसके तल में वजन है। जब आप उसे नीचे गिराते हैं तो वह वापस ऊपर की ओर उठ जाती है। महिला ने साकरू और इसी तरह विभिन्न आक्रामक वाक्यांशों को चिल्लाते हुए जोकर को घूंसा मारा। उसने लात मारी, उस पर बैठ गई, हथौड़े से प्रहार किया। बंडूरा ने इस फिल्म के किंडरगार्टन छोटे बच्चों के समूहों को दिखाया। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें यह बहुत पसंद आया। बंडूरा ने अध्ययन पर बड़ी संख्या में परिवर्तन किए। मॉडल को विभिन्न तरीकों से पुरस्कृत या दंडित किया गया। बच्चों को उनकी नकल के लिए पुरस्कृत किया गया। मॉडल को कम आकर्षक या कम प्रतिष्ठित होने के लिए बदल दिया गया और इसी तरह आगे भी हुआ। मॉडलिंग अन्य तंत्रों के अलावा सामाजिक शिक्षण में आदर्श की नकल शामिल होती है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को देखकर एक नया व्यवहार सीखते हैं, जिसे मॉडलिंग या अवलोकन अधिगम भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष पुनर्बलन शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आदत बनाने और व्यवहार के कारण अपने वातावरण में विभिन्न व्यक्तियों का सम्मान करना और उनका अपमान करना सीखता है। बंडूरा सेल्फ एफिशिएंसी, आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता हमारे विश्वास को संदर्भित करती है, जो हम प्राप्त करने में सक्षम हैं। दूसरे शब्दों में, यह किसी व्यक्ति की कथित दक्षताओं को संदर्भित करता है। वे निर्धारित करते हैं कि हम अपने पर्यावरण और अन्य लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले बच्चे उन समस्याओं की तुलना में अधिक तेजी से हल करते हैं जिनकी आत्म प्रभावकारिता की मान्यताएं कम थी। बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता का विश्वास 4 स्रोतों के आधार पर बना हुआ है। पारस्परिक निर्धारणवाद। उनका सिद्धांत यह भी बताता है कि मानव व्यवहार एक पारस्परिक क्रिया है, जो संज्ञानात्मक, व्यवहारिक और पर्यावरणीय स्रोतों के माध्यम से प्रभाव के साथ निरंतर और पारस्परिक है। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोफ्फा और लेविन ने धारणा की प्रकृति का अध्ययन किया है और ये गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक हैं। वर्दीमर को गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसके लिए कोई समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है। गेस्टाल्ट का हिंदी अनुवाद अधिक सरल रूप से एक संगठित संपूर्ण है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की प्रक्रिया को गेस्टाल्ट के एक संगठित संपूर्ण के रूप में माना जाता है। सूझ द्वारा अधिगम या अंतर्दृष्टि से अधिगम को गेस्टाल्ट सिद्धांत कर वोल्फगैंग कोहलर ने बढ़ावा दिया है।
अपने सिद्धांत में उन्होंने अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ परीक्षण और त्रुटि नहीं है, बल्कि यह अनुभव के अचानक पुनर्गठन से है। प्रयोग: कोहलर ने परिज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रयोग का प्रदर्शन किया। उन्होंने चिंपांजी को एक बंद कमरे में रखा, जहां भोजन को उसकी पहुंच से दूर रखा था और बक्से, छड़ी जैसी चीजें वहां छोड़ दी गई थी। चिंपांजी भोजन एक पहुंचने के लिए कमरे के अंदर घूमते रहता था। वे एक बक्से पर अचानक खड़े हो जाते हैं और छड़ी का उपयोग भोजन को उनके करीब लाने की कोशिश करते थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह परीक्षण और त्रुटि का परिणाम नहीं था। चिंपांजी को अचानक बक्से और छड़ी का उपयोग करने का विचार आया। गेस्टाल्ट सिद्धांत या नियम: गेस्टाल्ट सिद्धांत या नियम ऐसे नियम हैं जो दर्शाते हैं कि मानव आंख दृश्य तत्वों को कैसे देखती है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह दिखाना है कि जटिल दृश्यों को अधिक सरल आकृतियों में कैसे कम किया जा सकता है। उनका उद्देश्य यह भी स्पष्ट करना है कि आंखें किस तरह से अलग अलग सरल तत्वों को शामिल करने के बजाय एकल एकजुट रूप में आकृतियों को देखती हैं। सामान्यतः 6 व्यक्तिगत सिद्धांत हैं जो गेस्टाल्ट सिद्धांत से जुड़े हैं। पहला, आकृति का आधार संबंध का नियम। इस सिद्धांत में कहा गया है कि हमारे पास आकृति और जमीन के रूप में हमारी दुनिया को अलग करने की प्रवृत्ति है। हम हमेशा पृष्ठभूमि के विरुद्ध एक आकरण छवि देखते हैं। छवि उत्तेजनाओं का वह हिस्सा है जिसमें दृश्य क्षेत्र का हमारा ध्यान है, जबकि आधार पृष्ठभूमि है। आकृति का एक निश्चित आकार है और बेहतर याद है, जबकि पृष्ठभूमि आकारहीन है और इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा है सामीप्य का नियम। यह उन तत्वों या वस्तुओं को समूह को संदर्भित करता है जो पैटर्न के अनुसार एक साथ होते हैं। उत्तेजना को सार्थक रूप से अनुभव करने के लिए एक दूसरे के करीब आने वाली उत्तेजनाएं हमें एक समूह से संबंधित होती है। तीसरा है अच्छे चित्र का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे पास आकृति को संतुलित या समन्वित बनाने के लिए उत्तेजनाओं को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार समूह उत्तेजनाओं को सभी संभावित तरीकों में से हम सरल और स्थित आकार में समूह उत्तेजनाओं की ओर रुख करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सरल रूप हमारे द्वारा अधिक देखे जाते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन, निरंतरता का नियम। इस कानून में आंदोलन शामिल है। यह बताता है कि चीज़ों को एक समूह में एक साथ उनकी गतियों के अनुसार आयोजित किया जाता है, यानी समान दिशाओं में चलती हुई उत्तेजनाओं को उसी समूह से संबंधित माना जाता है। पांचवा है संवरण का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन यह बंद करने का नियम है जो हमारी धारणा को पूरा करता है। अवधारणात्मक प्रक्रियाएं हमारी संवेदनाओं में अंतराल को भरकर उत्तेजना को हमारी धारणाओं को व्यवस्थित करती हैं। छठवां है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम। यह सिद्धांत बताता है कि चीज़ों को उनकी समानता के अनुसार एक साथ वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच के दौरान हम समूह के खिलाड़ियों को उनकी जर्सी के रंग के आधार पर रखते हैं। अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत। यह मुख्य रूप से धारण की प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति चीज को संपूर्ण मानता है। यह मुख्य रूप से धारणा को प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति चीज को संपूर्ण मानता है। सीखते समय एक शिक्षार्थी हमेशा स्थिति को समग्र रूप से मानता है और विभिन्न संबंधों को समझदारी से देखने और उनका मूल्यांकन करने के बाद उचित निर्णय लेता है। नेक्स्ट है जेबी वाटसन एक्सपेरिमेंट, खरगोश और अल्बर्ट पर वाटसन का प्रयोग। वाटसन नामक वैज्ञानिक ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ एक प्रयोग किया। उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया। बच्चे को उस खरगोश के नरम बालों पर हाथ फेरने अच्छा लगता था। वाटसन ने बच्चे को कुछ दिनों तक ऐसा करने दिया। कुछ समय पश्चात वाटसन ने ऐसा किया कि जब बच्चा खरगोश को छूता था, वह एक तरह की डरावनी आवाज़ पैदा करने लगता था। ऐसा वाटसन ने कुछ दिनों तक किया। परिणाम यह हुआ कि डरावनी आवाज़ के न किए जाने पर भी बच्चे को खरगोश को देखने से ही डर लगने लगा। इस तरह भय की अनुक्रिया खरगोश के साथ अनुबंधित हो गई और इस अनुबंधन के फलस्वरूप उसने खरगोश से डरना सीख लिया।
प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी सभी चीज़ों से डरने लगा जिसमें खरगोश के बाल जैसी नरमी और कोमलता हो। एक बालक का बिजली चमकने के बाद कड़कड़ आहट की आवाज़ सुनकर डरना, उसके बाद केवल बिजली चमकने पर ही डर जाना, पावलोव के अनुबंधन का उदाहरण है। एक लड़के ने कॉलेज से आते ही कोट को परस्पर फेंकने की आदत डाल ली। उसके माँ ने मना करने के बाद दूसरे दिन भी उसके द्वारा कोट को फर्श पर फेंकना अनुबंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है आश्चर्यजनक तथ्य। जीबी वाटसन को व्यवहारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। उनका सीखने का प्रयोग उनके बच्चे एल्बर्ट पर था। उस समय एल्बर्ट केवल 11 महीने का नवजात शिशु था। 7वां है गैने का अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत। रॉबर्ट गैने 1916-2002 एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1940 में शिक्षा के विज्ञान के इतिहास में अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। सन 1965 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में उन्होंने प्रभावी अधिगम को पहचानने के लिए अधिगम की शर्तें बताई। गैने ने एक 8 चरणीय प्रक्रिया बनाई जो प्रभावी सीखने के लिए आवश्यक है, जिसे इन्होंने पिरामिड के आकृति में प्रस्तुत किया। इन्होंने सबसे निम्नतम स्तर पर सांकेतिक अधिगम बताया तथा सबसे उच्चतम स्तर पर समस्या समाधान अधिगम स्तर बताया है। नीचे से जाएंगे तो सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल सीखना का सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, समस्या समाधान सीखना। पहला है सांकेतिक सीखना। यह अधिगम का सबसे निम्नतर स्तर। इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे अध्यापक द्वारा बालक को लाल, हरी, पीले रंग के बारे में समझाना। दूसरा, पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत सांकेतिक सीखने पर आधारित है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। किसी उद्दीपक के प्रतिक्रिया का होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे बालक के गृह कार्य न करने पर उसे चॉकलेट दिखाकर बालक से उसका गृह कार्य करवाना। तीसरा है चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। यहाँ गैने का सरल श्रृंखला से तात्पर्य किसी काम को कम क्रम से करना है। जैसे एक बालक का शब्दकोश में पहले ए फिर बी फिर सी सिखाना। नेक्स्ट है शाब्दिक साहचर्य सीखना। शब्दों की अभिव्यक्ति शाब्दिक साहचर्य सीखने का प्रमुख उदाहरण है। जैसे कविता, कहानी याद करना, शब्दावली सीखना आदि। नेक्स्ट है विभेदीकरण सीखना। जब एक बच्चा एक श्रृंखला सीखता है और शब्दों और उनके अर्थ से अवगत हो जाता है और वह आसानी से दो अलग अलग चीज़ों के बीच अंतर ढूंढ सकता है। उदाहरण के लिए राइट लिखना और राइट सही, राइट के बीच का अंतर, क्योंकि दोनों शब्दों की ध्वनि एक ही है लेकिन अलग अलग अर्थ हैं। नेक्स्ट है संप्रत्यय अधिगम। किसी भी विषय की सीखना और उनकी अवधारणा सीखने के बाद कुछ नया सीखना या बनाना संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। जैसे शिक्षक ने कहा लेख को ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह आपकी परीक्षा में आएगा। 7वां है नियम अधिगम। नियम अधिगम वह ज्ञान है जहाँ बच्चा अवधारणा विकसित करता है और उनके नियमों को सीखता है। एग्जाम्पल बालक द्वारा व्याकरण, गणित, विज्ञान और आदि के विभिन्न नियमों को सीखना। 8वां है समस्या समाधान सीखना। जब बच्चा नियमों को समझने लगता है तो समस्या समाधान गुणवत्ता विकसित होती है। यह सीखने का उच्चतम चरण है जैसा कि गेने द्वारा वर्णित है। 8वां थियरी है कुर्ट लेविन फील्ड थियरी, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कर्ट लेविन ने किया। पहले साहचर्यवादी मनोवैज्ञानिक थे किंतु उन्होंने गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों कोहलर, कोफा तथा वर्दीमर के साथ विकार किया, अतः वह गेस्टाल्टवाद से प्रभावित थे। मनोविज्ञान में उनकी 2 पुस्तकें प्रिंसिपल ऑफ टाइपोलॉजिकल साइकोलॉजी तथा विख्यात है। कुर्ट लेविन ने गेस्टाल्टवादियों से भिन्न मनोवैज्ञानिक विचारधारा प्रस्तुत की। उनके मनोवैज्ञानिक विचार स्थान, ध्वनि तथा सदिशता पर आधारित हैं। इनके अनुसार व्यवहार भूत अथवा भविष्य पर नहीं वरन वर्तमान क्षेत्र पर निर्भर करता है। व्यवहार की व्याख्या के आधार पर करने के कारण उनका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत कहलाया। लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत को 2 भागों में प्रस्तुत किया है, यथा संरचना तथा गतिशील। कुर्ट लेविन का व्यवहार सूत्र। कुर्ट लेविन का व्यवहार सूत्र है B=F×P, B बिहेवियर, E इन्वायरमेंट, P पर्सन।
नेक्स्ट है हल का पुनर्बलन सिद्धांत। सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के क्लार्क एल हल ने 1915 में किया था। हल ने अपनी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत में लिखा है कि सीखना आवश्यकता की दृष्टि की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स ने लिखा है कि सीखना का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव को किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। पुनर्बलन के प्रकार, पहला है सतत पुनर्बलन, दूसरा है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, अनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। एग्जाम्पल, एक बालक को 5 प्रश्न हल करने के लिए दिए और 5 प्रश्न पर ही उसे लगातार पुनर्बलन, शाबाश तू होशियार बच्चा है, इस क्लास का टॉपर है, ऐसा पुनर्बलन देना सतत पुनर्बलन कहलाता है। कर्मचारी को महीनों के अंत में सैलरी देना अर्थात फिक्स टाइम पर पुनर्बलन प्राप्त होना असतत पुनर्बलन कहलाता है। शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है, अतः सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाता है। पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, बालकों को सीखने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम अपने, अधिगम का स्थानांतरण। ये यूनिट थोड़ा सा बड़ी है और ये लगभग आप समझिए कि पूरे सीटेट के सिलेबस को कवर कर लेता है। तो समझिए केवीएस में एक यूनिट दिया है। तो आइए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब समझते हैं, मीनिंग। शिक्षा में सीखने के स्थानांतरण का अर्थ सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। दूसरे शब्दों में, एक विषय या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का अन्य विषयों पर परिस्थितियों के ज्ञानार्जन पर प्रभाव पड़ना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसे अधिगम संक्रमण या अधिगमनांतरण भी कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, पहला है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति अंग्रेजी के टाइपराइटर पर टाइप करना सीख लेते हैं वह हिंदी के टाइपराइटर पर टाइप करना सरलता से सीख लेते हैं, अर्थात अंग्रेजी टाइपराइटिंग अधिगम में सहायक सिद्ध होती है। दूसरा है सकारात्मक स्थानांतरण, क्षैतिजी एवं अनुलंबी प्रकार का होता है। निगेटिव ट्रांसफ़र, नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक होता है या कठिनाई उत्पन्न करता है तब उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे विज्ञान के विद्यार्थी को कला विषयों को समझ में कठिनाई का अनुभव करना। एक अन्य उदाहरण, जैसे हिंदी का टाइपराइटर सीखने पहले से सीखी हुई अंग्रेजी टाइपराइटर की दक्षता या ज्ञान का अवरोध उत्पन्न करना। नकारात्मक स्थानांतरण भी क्षैतिजी एवं अनुलंबी प्रकार का होता है। तीसरा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, क्षैतिजीय स्थानांतरण। क्षैतिजीय स्थानांतरण सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य सीखी जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक होता है तो उसे क्षैतिजीय स्थानांतरण कहते हैं। यह स्थानांतरण एक कक्षा में दो विषयों के मध्य घटित होता है। उदाहरणार्थ, कक्षा 10 में एक विद्यार्थी को गणित संबंधी ज्ञान का भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक होना। इस प्रकार के स्थानांतरण को हम सकारात्मक क्षैतिजीय स्थानांतरण कहते हैं। इसके विपरीत, जब एक विषय अथवा कौशल अन्य विषय या कौशल सीखने की स्थिति में अवरोध उत्पन्न करता है तो इसे क्षैतिजीय स्थानांतरण कहा जाएगा, किंतु यह नकारात्मक होगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 10 का विद्यार्थी जब गणित में ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करे और यह ज्ञानार्जन हिंदी साहित्य के ज्ञानार्जन में अवरोध उत्पन्न करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम नकारात्मक क्षैतिजीय स्थानांतरण कहेंगे। जब एक विद्यार्थी गणित का ज्ञान अथवा कौशल प्राप्त करता है और यही ज्ञान उसके हिंदी ज्ञानार्जन में बाधा उत्पन्न करता है तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्षैतिजीय स्थानांतरण कहलाता है। चौथा है अनुलंबी स्थानांतरण। अनुलंबी स्थानांतरण भी सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान अथवा कौशल संबंधित ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो तो अनुलंबी सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 में गणित में अर्जित किया हुआ ज्ञान कक्षा 10 में गणित का ज्ञान अर्जित करने में सहायक सिद्ध हो। इसके विपरीत, जब एक ही स्थिति से संबंधित अर्जित ज्ञान एवं कौशल आगे चलकर उसी स्थिति से संबंधित ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करे
तो इस प्रकार के स्थानांतरण को अनुलंबी या नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण, कक्षा 8 के एक विद्यार्थी को साहित्य ज्ञान अगली कक्षा में साहित्यिक ज्ञान अर्जित करने में अवरोध उत्पन्न करे, अर्थात अधिगम का पहला सोपान अधिगम के दूसरे सोपान में कठिनाईगत बाधा उत्पन्न करे। 5वां है लैटरल ट्रांसफर, पार्श्विक स्थानांतरण। जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधित कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इसे पार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरणार्थ, दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करना। 6वां है बाइलेटरल, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। जब शरीर के द्वारा अर्जित कार्यकुशलता दूसरे अंग की कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इस प्रकार के स्थानांतरण को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना सीखता है, किंतु यदि आवश्यकता पड़ जाए तो यह बाएं हाथ से भी लिख सकता है, जबकि उसने हाथ से लिखने का अभ्यास कभी न कभी किया हो। इस स्थिति में हम देखते हैं कि दाएं का कौशल बाएं से स्थानांतरित हो गया। 7वां है जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में कोई भी ज्ञान न तो किसी भी दूसरे ज्ञान के लिए सहायक होता है और न ही इसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण, एक क्रिकेटर बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी का कौशल सीखता है, लेकिन इसे उसके बल्लेबाजी के कौशल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षण के स्थानांतरण के शैक्षिक महत्व। शिक्षकों को पाठ्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षकों को कौशल, ज्ञान, सिद्धांतों और उन उद्देश्यों में परिलक्षित करने की आवश्यकता है। स्थानांतरण उद्देश्यों और छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतर को समायोजित करने के लिए परीक्षण या परीक्षाओं के बीच संरचना को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। 4वां है औपचारिक मूल्यांकन और मूल्यांकन के वैकल्पिक रूपों जैसे अवलोकन, जांचकर्ताओं और प्रयोगात्मक परीक्षाओं पर समान महत्व दिया जाना चाहिए। इस अभ्यास से छात्रों में स्थानांतरण की भावना पैदा होती है और उनमें सोचने की आदत डालती है कि वे स्कूल में जो सीखते हैं उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जोड़ते हैं। अवधारणाओं और ज्ञान और कौशल को संभावित अनुप्रयोगों के बीच संबंध हमेशा छात्रों को दिखाई नहीं देता है। एक पाठ पढ़ाने में शिक्षक को समानता पर जोर देकर उन संबंधों को बनाने में छात्रों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को वैचारिक मुद्दों की सूक्ष्म दृष्टि से जानने के लिए कि क्यों और कैसे सीखते हैं यह आदत बन जानी चाहिए, वह स्वाभाविक रूप से उन्हें आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। शिक्षकों को ज्ञान के लिए मनुष्य की शाश्वत खोज के स्थानांतरित करने वाले प्रेरक और प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षकों को स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न भूमिकाएं अर्थात प्रबंधक, सुविधादाता, परामर्शदाता, निर्माता और नेता आदि निभानी होती है। उसे कक्षा कक्ष में सभी गतिविधियों का प्रबंधन करना होता है जो एक शिक्षार्थी के इर्द गिर्द तैयार की जाती है, क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है। एक शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण अपने शिक्षण कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है, क्योंकि उसका विषय वस्तु ज्ञान किसी काम का नहीं होगा यदि वह उसे व्यवस्थित और रुचिकर विधि से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। अच्छे शिक्षक वह हैं जो उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके छात्रों को एक आनंदमय अधिगम का अनुभव प्रदान करने के लिए लिख सकें, सिखा सकें। नेक्स्ट है, इसलिए एक शिक्षक को अति महत्वपूर्ण रूप से शिक्षक कौशल में निपुण होना चाहिए, जो उन्हें अपने संबंधित विषय के विषय वस्तु ज्ञान को प्रस्तुत करने में मदद करेगा। साथ ही शिक्षक का छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए, ताकि छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षकों के साथ साझा कर सकें और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने संदेहों को पूछ सकें। एक शिक्षक के अन्य गुणों जैसे उसका अच्छा स्वास्थ्य, उसके कपड़े, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव आदि एक अच्छा शिक्षक होने के द्वितीय गुण हैं। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष रूप वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक को विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती है। नेक्स्ट है, छात्र के अधिगम की गति या निष्पादन का स्तर शिक्षक की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। शिक्षक का उद्देश्य छात्र के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करना है। एक शिक्षक वह होता है जो एक अनेक अन्वेषक, क्रियात्मक, शोधकर्ता, योजनाकार, प्रबंधक, सामग्री प्रदाता, सुविधा प्रदाता, नेता, सह निर्माता आदि जैसे विविध भूमिकाओं को निभाता है।
शिक्षक की पहली जिम्मेदारी छात्रों के प्रति होती है, इसलिए शिक्षण में सबसे बड़ी संतुष्टि का विषय बच्चों के विकास में योगदान की भावना है। शिक्षण के अभिलक्षण हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। इसमें शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं, अर्थात शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का चिंतनशील स्तर। यह एक गत्यात्मक वातावरण में होता है जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लचीली होती है और शिक्षक शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुसार इसमें बदलाव होता है। यह शिक्षा अधिगम अनुदेश और प्रशिक्षण से निकटता से संबंधित है। यह अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। यह एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। यह आत्मव्यवस्थापन की ओर अभिमुख है। यह प्रकृति में त्रिपदी है, अर्थात इसमें छात्र शिक्षक और शामिल हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। एक शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएं। पहला है सुविधा प्रदाता। एक शिक्षक को छात्रों को सीखने में आसान बनाने में मदद करने, मार्गदर्शन करने और अनुकूल वातावरण प्रदान करने की सीखने की सुविधा प्रदान करना है। शिक्षक ज्ञान और जानकारी देता है, छात्रों के स्तर को बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से उपयुक्त करता है, वे नई जानकारी को सीखें और अवधारणा बना सकें। दूसरा है प्लानर, योजनाकर्ता। एक शिक्षक को पाठ मूल्यांकन, शिक्षक सहायक सामग्री और उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की योजना बनानी होगी और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। तीसरा है लीडर। एक शिक्षक छात्रों को नेतृत्व करता है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखने के अनुभव के मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षक को कक्षा में एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का समान अवसर मिले। इसलिए शिक्षक को तानाशाह नहीं, कक्षा में नेता होना चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजर, प्रबंधक। एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आयोजित होने वाली गतिविधियों के प्रबंधन से अधिक संबंधित है। नेक्स्ट है काउंसलर, परामर्शदाता। शिक्षक छात्रों को सलाह देता है। शिक्षक समस्या को महसूस करता है, मदद करता है, उनका समाधान करता है, या छात्र अपने शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है को क्रिएटर, सह निर्माता। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 शिक्षकों को ज्ञान के सह निर्माता के रूप में दिखती है और कभी कभी इसे शिक्षार्थियों का ज्ञान भागीदार के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। रोल ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका। शिक्षक जो अपने विषय ज्ञान में दृढ़ता से निहित है, स्पष्ट प्रस्तुतियाँ देते हैं और छात्रों की कठिनाइयों को आसानी से पहचानते हैं। वे अपने छात्रों को प्रश्नों को प्रभावित ढंग से संभाल सकते हैं। शिक्षक में छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि सीखने, व्यक्तिगत, सामाजिक कठिनाइयों आदि से संबंधित कठिनाइयाँ। प्रभावी होने वाले शिक्षकों को पता होना चाहिए कि वह इस ज्ञान को असाइनमेंट, परीक्षण, खेल, पाठ प्रदर्शन आदि में उपयुक्त पाठ्यक्रम में कैसे बदलना है। नेक्स्ट है उसे आवेदन उन्मुख शिक्षक करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट है संगठन छात्रों को इस बेहतर ढंग से समझने के सक्षम बनाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाए जाने वाली अवधारणाओं और सामग्री को व्यवस्थित करने में परिलक्षित होता है। स्पष्ट प्रस्तुतियाँ और स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले शिक्षकों में ऐसे छात्र होते हैं जो अधिक सीखते हैं और अपने शिक्षकों को अधिक सकारात्मक रूप से दर्द देते हैं। जो शिक्षक स्पष्ट है, विशिष्ट और सटीक और स्पष्ट नहीं है। वे विचार की स्पष्टता और एक स्पष्ट दृष्टि रखते हैं जो उनके शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। शिक्षक जो सौहार्द और मैत्रीपूर्ण है और सकारात्मक दृष्टिकोण